नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं सीटेट और एएनएस सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी आकलन तथा मूल्यांकन के बारे में। तो आकलन तथा मूल्यांकन दोनों लगभग एक ही चीज़ है। दोनों का उद्देश्य होता है बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का मापन करना। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन करने के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। आकलन जो है मूल्यांकन के दौरान ही होने वाली एक प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। आकलन का दायरा छोटा है, मूल्यांकन का दायरा बड़ा है। मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य का अंकन करना, अर्थात किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारण करना। आकलन के बाद ही मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन मापन प्लस मूल्य निर्धारण या आकलन, मापन या आकलन मूल्यांकन का ही एक भाग है जो सदैव उसी में निहित होती है। कौन? आकलन। आकलन जो है मूल्यांकन का ही एक भाग है। एनसीईआरटी के किताब के अनुसार अगर हम देखें तो मूल्यांकन और आकलन तो शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा तक हुई है। ये मूल्यांकन की प्रक्रिया के उद्देश्य के लिए की जाती है। उद्देश्य स्पष्ट करने की विधि कितनी प्रभावी रही और अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे, इन सब बातों के लिए मूल्यांकन की प्रक्रियाएं की जाती है। तो मुख्य रूप से 3 बातों के लिए, पहला शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई, दूसरा यह स्पष्ट करने की विधि कितनी प्रभावी रही और तीसरा अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे। मूल्यांकन की परिभाषा अगर देखें तो कोठारी कमीशन के अनुसार मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। वहीं टारगेरसन और एडम्स कह रहे हैं मूल्यांकन का अर्थ किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना। इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया और सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न अनुभवों की उपयोगिता के बारे में निर्णय देना। मूल्यांकन की जो प्रकृति होती है वो गुणात्मक और परिणात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, निरंतर चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है और मूल्यांकन के द्वारा तीनों पक्षों संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक के उद्देश्यों का मापन किया जाता है। तीनों पक्ष का इसमें मापन किया जाता है। मूल्यांकन की प्रविधियाँ, उद्देश्य और विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रख के ही मूल्यांकन प्रविधि का चयन किया जाता है। तो मूल्यांकन का किसी एक प्रविधि को हम सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नहीं कर सकते। इसका मतलब है हम किस उद्देश्य से इसका मापन कर रहे हैं तो उसी के अनुसार हम को मूल्यांकन करना होगा। तो सबसे पहला चीज़ है लिखित परीक्षाएं। इन परीक्षाओं के लिए निबंधात्मक वस्तुनिष्ठ प्रश्न मुख्य हैं। तो निबंधात्मक परीक्षाओं में छात्र को विस्तार पूर्वक उत्तर लिखने होते हैं। मौखिक परीक्षाएं, इन परीक्षाओं में छात्रों की उपलब्धि के उन पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है जिन्हें हम लिखित परीक्षाओं द्वारा नहीं माप सकते। और तीसरा है साक्षात्कार। इसमें परीक्षणकर्ता व्यक्ति से बातचीत करके सूचनाएं जमा करता है, एकत्र करता है। साक्षात्कार द्वारा विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर, आत्मविश्वास, उपयुक्त दृष्टिकोण, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन किया जा सकता है। मौखिक परीक्षा तथा साक्षात्कार के उद्देश्य में अधिक अंतर नहीं होता, ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। चौथा है प्रयोगात्मक परीक्षाएं। प्रयोगात्मक परीक्षाएं खास करके गणित की ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ये सब में प्रयोग में किया जा सकता है। इसमें प्रत्यय और संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण कराया जाता है। पांचवा है परीक्षण। इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाले व्यवहारगत घटनाओं तथा परिवर्तन का अभिलेख तैयार किया जाता है। छठा है पोर्टफोलियो। इसके द्वारा छात्र के कौशल का मूल्यांकन का संग्रह किया जाता है। समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रहण, रोज़मर्रा के काम भी हो सकते हैं पोर्टफोलियो के अंतर्गत। तो जैसे भाषा का विकास, कर्मिक प्रगति का रिकॉर्ड रखना, ये सब चीज़ पोर्टफोलियो है। उसके बाद है संचित अभिलेख। छात्रों के व्यक्तिगत के विभिन्न पक्षों से आए व्यवहार परिवर्तनों और उपलब्धियों का ही एक प्रपत्र में लेकर सुरक्षित रखा जाता है, जिसको संचित अभिलेख कह सकते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक अभिलेख तैयार करना। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो सर्वांगीण अभिलेख, सभी प्रकार के अभिलेख तैयार करना। और आठवां में निर्धारण मापने। निर्धारण मापने बच्चों की योग्यता व उपलब्धियों को इस तरह से जांचना कि वह किस स्तर की है, इस बात का निर्धारण करने के लिए निर्धारण मापने का प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम लोग ग्रेड देने का काम करते हैं। तो ग्रेड देना निर्धारण मापने का है, रेटिंग स्केल का उदाहरण है। अब हम लोग जानेंगे आकलन के प्रकार का। आकलन, इसका उपयोग विस्तृत रूप से विद्यालयों और शिक्षा पद्धतियों में किया जाता है।
शैक्षिक उद्देश्यों से हम मूल्यांकन को 3 भाग में कर सकते हैं। पहला है निर्माणात्मक, दूसरा योगात्मक, तीसरा है निदानात्मक। तो सबसे पहला निर्माणात्मक रचनात्मक आकलन क्या है? तो रचनात्मक आकलन शिक्षकों को छात्र समझ, सीखने की ज़रूरतों, पाठ इकाई पाठ्यक्रम के दौरान अकादमिक प्रगति के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। निर्माणात्मक रचनात्मक आकलन में अध्यापक पाठ को पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चे ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया। अगर हम कोई भी पाठ पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते पढ़ाते भी हम पूछ सकते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं वह बच्चे कितना ग्रहण कर पाए। ये हो गया निर्माणात्मक या रचनात्मक। इस प्रकार के आकलन में विद्यार्थियों को यह जानने का अवसर प्रदान करता है कि कहाँ सुधार की ज़रूरत है। इस आकलन में छात्र और शिक्षक दोनों के लिए गुणात्मक प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। रचनात्मक आकलन पाठ के बीच बीच में किया जाता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य रचनात्मक आकलन का, इसके द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार करके छात्रों के सीखने में सुधार करके सीखने की क्षमता में विस्तार कर सकते हैं। रचनात्मक आकलन के जो उपकरण है तो इसमें क्या है? मौखिक प्रश्न उत्तर है, वर्कशीट, अवलोकन डायरी, चेकलिस्ट, वाद विवाद जो कि कक्षा में हो सकता है, उपसमूह या व्यक्तिगत कार्य। दूसरा योगात्मक या संकलनात्मक आकलन। तो योगात्मक या संकलनात्मक आकलन एक निश्चित अवधि के पश्चात विद्यार्थियों का ओवरऑल परफॉर्मेंस निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इस आकलन में छात्रों को ग्रेड और मार्क्स प्राप्त होते हैं जो उनके प्रदर्शन स्तर को दिखाता इंगित करता है। संकलनात्मक या योगात्मक आकलन द्वारा यह माना जाता है कि हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितना सफल रहे। इनका जो प्रमुख उद्देश्य है वह निश्चित अवधि में शिक्षक और छात्रों का संपूर्ण गतिविधि के बारे में बात करता है। इसके लिए जो प्रमुख उपकरण है वो अर्धवार्षिक परीक्षा, सेमेस्टर एग्जाम, साक्षात्कार, निबंध, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन। रचनात्मक आकलन जो है अधिगम के लिए आकलन होता है। योगात्मक आकलन है अधिगम का आकलन है। अंत में तीसरा है निदानात्मक आकलन। निदानात्मक आकलन के द्वारा शिक्षक जो बच्चे असफल रहे उन बच्चों की असफलता का कारण ढूंढते हैं और इसके द्वारा छात्रों की कठिनाइयों का निदान किया जाता है। निदानात्मक आकलन का प्रयोग छात्र में किसी प्रकार का अधिगम कठिनाई का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है असफल छात्रों की असफलता का पता लगाना, ताकि हम उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का प्रयोग करके सफल बना सकें।